गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10वां के विषय भौतिकी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जो प्रश्न जो है पार्ट 1 प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। तो हम लोग देख रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। चूंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसलिए समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। अब दूसरा देखते हैं, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो समतल दर्पण में अभी देखें कि समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो प्रकाश किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है कि इसका मतलब हुआ कि प्रकाश हमेशा सरल और रैखिक रास्ते पे ही गमन करता है। वो किससे पता लगता है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से। तो आंसर हमारा घ हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन क और ख दोनों होगा। क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, इसमें घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी। तो प्रकाश की किरण हम लोग जानते हैं कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब सीधी रेखा में गमन करेगी तभी उससे क्या होगा, कोई वस्तु का छाया बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि छाया, चाहे वो छड़ी हो चाहे कोई वस्तु हो, वो किसी भी रंग का हो, छाया हमेशा क्या होती है, काली रंग की बनती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काली रंग की, जो ऑप्शन ग है, काली रंग की। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। तो जब प्रकाश स्रोत के सामने हम लोग कोई रुकावट यानी अपारदर्शी वस्तु रख देंगे तो उसका क्या बनेगा, छाया और उपछाया बनेगा। तो आंसर घ हो जाएगा, जिसमें क और ख दोनों होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। तो ऑप्शन है आपका ठोस, गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और चौकोर। तो ठोस गोल कभी पूरा का पूरा छाया नहीं बनता है, तो उसका एक भाग बनेगा। तो गोला का एक भाग क्या होगा, वृत्ताकार होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, वृत्ताकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहते हैं। जिसे कि हम लोग क्या होते हैं, देखने की अनुभूति होती है। तो किससे होती है, प्रकाश से। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा क, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिस ऑप्शन हमारा ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है, गर्म करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। तो प्रकाश ये तीनों काम करती है, गर्म भी करती है, प्रकाशित भी करती है और माध्यम के कणों को गति भी प्रदान करती है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा घ, जिसमें क, ख और ग तीनों हो। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। तो प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किसी भी प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो बिना किसी माध्यम के भी क्या कर सकती है, प्रकाश जो है गमन कर सकती है, वो निर्वात से भी गुजर सकती है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। तो अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ऑप्शन क। प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है क्या, प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का बिंदु पथ है।
प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश का बिंदु पथ है, यानी ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किरणों के समूह को कहते हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं। किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ग। प्रश्न नंबर 17, किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क पूर्ण रूप से, क्योंकि जब वो अच्छे तरह से पॉलिश किया गया रहेगा तो पूरे के पूरे प्रकाश को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा जो कागज होता है वो क्या होता है? प्रभाषक होता है। तेल लगा कागज क्या होता है? प्रभाषक होता है। पदार्थ जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक होता है प्रभासी, जिसको हम लोग प्रभाषक भी कहते हैं। तो जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, कांच हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी, जिससे प्रकाश क्या होता है? आर पार नहीं निकलता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है प्रभासी, जिससे क्या होता है कि प्रकाश अंशतः रूप में पार कर पाता है, ठीक है। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, उसे हम लोग प्रभासी कहते हैं और उसी को प्रभाषक कहते हैं। तो इसका तेल लगा हुआ कागज जो होगा प्रभाषक होगा, ऑप्शन ग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, कि दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। सभी उत्तर सही है, तो इसमें होगा दोनों में से कुछ नहीं माना गया है मतलब प्रकाश जो है तरंग भी है और कण भी है, लेकिन क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसको नहीं माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो कोई भी जब प्रकाश पुंज बहुत ज़्यादा दूर से आता है तो उसको हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज मानते हैं, और सूर्य हम लोग से काफ़ी दूर है, इसलिए सूर्य से आ रही प्रकाश पुंज जो है उसे हम लोग क्या मानते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज मानते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश किरण हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन क हो जाएगा, सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है, तो वैसा वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, ऑप्शन क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए और दोनों क और ख दोनों दर्पण के लिए। इसमें क्या हो जाएगा? क और ख दोनों दर्पण के लिए, तो ऑप्शन ग हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अब अवतल दर्पण द्वारा बना है, और अवतल दर्पण द्वारा क्या बना है? आभासी प्रतिबिंब बना है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और क्या हुआ है? बिंब से यानी वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वह कहाँ होगा? तो मुख्य फोकस एवं वक्रता, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, या वक्रता केंद्र पर होगा, या वक्रता केंद्र से परे होगा, या दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। तो हमेशा वो क्या होगा बाबू? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा, तभी वो प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तभी वो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन ग हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन 26 है। दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन है 27, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो जब उल्टा होगा तो क्या होगा जी? वास्तविक और उल्टा होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो जब उसका उल्टा उसका जो था वो ऋणात्मक था, तो इसका क्या होगा जी? धनात्मक हो जाएगा हमारा ख। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। तो जब दर्पण के सामने रखा जाएगा, तो दर्पण के सामने रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा।
चूंकि दर्पण के दिशा की तरफ दूरी मापा जाता है तो वह क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। अब प्रयोगकर्ता जो है क्या मापेगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण और क्या करेगा जी, पर्दे के बीच की दूरी को क्या करेगा, मापेगा। ऑप्शन हो जाएगा क।